क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, क्या आपसे ये क्वेश्चन बनेगा? चलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यह बस राजधानी तक जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन मैं देती हूं आपको, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण याद रखना, गुणवाचक विशेषण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यह बस राजधानी तक जाती है या जाएगी, यह कौन सा विशेषण है, तो क्या आप बता पाएंगे ये संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या गुणवाचक है? ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है, क्या होगा? तो अभी आप मुझसे समझ लीजिए, इसका आंसर सही क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब ये आंसर मैंने कैसे दिया आपको कि इसका आंसर सार्वनामिक विशेषण है, इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, विशेषण पढ़ा रही हूँ। तो विशेषण होता क्या है सबको पता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दिया है। संज्ञा जैसे कोई भी नाम होता है और उस नाम के बदले जो शब्द आ रहे हैं वो क्या है? आपके सर्वनाम, ठीक है। अब उनका विशेषण कैसे बजाए? जैसे मैंने बोला ताजमहल, क्या है? संज्ञा या सर्वनाम? तो ये क्या है? आपका संज्ञा है। अब ताजमहल की विशेषता क्या है? बहुत ही सुंदर इमारत है, ठीक है। अब इसमें सुंदर जो बोला ये विशेषता है, ध्यान से समझना, विशेषण क्लियर हो गया होगा। अब जो विशेषण है उसके भेद पूछे जाते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से होते हैं कितने भेद? 4 भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आ जाता है परिमाण, परिणाम नहीं बोला है, परिमाणवाचक विशेषण, और अगला है सार्वनामिक, या इसी को एक और बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, संकेतवाचक। सार्वनामिक या इसी का क्या नाम है? संकेतवाचक विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन पता चल गया होगा किस टाइप से आते हैं। अब है पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। भेद कितने हैं? क्वेश्चन ये भी बनता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले आते हैं हम गुणवाचक विशेषण पर। तो गुणवाचक विशेषण मतलब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का बोध होता है, वो कौन से विशेषण हैं? गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल समझना, जैसे चंद्रगुप्त एक दयालु राजा थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त कौन है? राजा है। उनका जो विशेषता है वो क्या है? गुण क्या है उनका? दयालु, ठीक है। अगर हम कहें दुर्वासा एक कठोर ऋषि थे, तो दुर्वासा ऋषि हैं, उनकी विशेषता क्या है? वो कैसे थे? कठोर थे। अगला आता है अमिताभ बच्चन बहुत ही लंबे व्यक्ति हैं, ठीक है। यह व्यक्ति बहुत बड़े रोग से ग्रसित है। रोग क्या है? उसकी एक विशेषता है, याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो गुण या दोष होते हैं, जैसे दयालु, कठोर, अच्छा, बुरा हो जाता है, झूठा हो जाता है, सच्चा है, क्रोधी है, ठीक है, युवा, बालक, वृद्ध, ये विशेषताएं होती हैं, काला, गोरा, ठीक है, लंबा, नाटा हो जाता है ना, रोगी, सुगंधित है, बदबू है, दैनिक है, साप्ताहिक है, वार्षिक है, ये सारी आपकी विशेषताएं हैं। जापानी है, चीनी है, भारतीय है, ये क्या है? आपकी विशेषताएं कहलाती हैं। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्लियर हुआ क्या क्या चीजें आ जाती हैं?
इस टाइप से क्या पूछ लिए जाते हैं आपसे, कोई भी एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कौन सा विशेषण है। इसके अलावा ये विशेषण है, सर्वनाम है, इस टाइप से भी पूछा जाता है। कई बार एक क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं कि ये शब्द क्या बता रहा है, विशेषता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्लियर है, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, इस टाइप से दशा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ गिनने वाली चीजें हैं, तो इसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्या में कैसे आते हैं, जैसे एक पेन है, ये क्या है, निश्चित है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं कहूं मैंने आज 5 फूल चढ़ाए, भगवान के ऊपर कितने फूल चढ़ाए, 5, 5 क्या है, ये निश्चित संख्या है, ठीक है। या इस बार कुंभ में 50 लाख श्रद्धालु आए, तो 50 लाख क्या है, संख्या है, और कैसी संख्या है, निश्चित है। लेकिन अगर मैंने कहा 50 लाख, ठीक है, या कहा 10,000, क्योंकि ये मैंने संख्या दी है, मैंने कहा 500, तो ये क्या है, आपकी संख्या है, यहाँ क्या है, निश्चित। इसके अलावा याद रखना, अगर मैं बोलूं यहाँ प्रतिवर्ष, ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, अब प्रतिवर्ष क्या है, निश्चित संख्या है कि अनिश्चित है, तो प्रतिवर्ष, प्रति मतलब हर साल, यहाँ क्या एक एक साल की बात हो रही, तो प्रतिवर्ष किस में आएगा, निश्चित संख्या में आएगा, याद रखना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में नहीं आएगा, प्रतिवर्ष किस में आएगा, निश्चित। अगर मैं आपसे कहूं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता है, तो ये निश्चित संख्या है। इसके अलावा कुछ और शब्द आते हैं, जैसे कि चौगुना, दो गुना, 8 गुना, इस टाइप के शब्द आपने सुने होंगे, तो ये क्या है, आपकी निश्चित संख्या कि 2 गुना करना है, 2 गुना मतलब 2 का 2 गुना कितना होगा, 4, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो आते हैं शब्द कौन कौन से, ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, प्रतिवर्ष आ जाता है, ठीक है, हर वर्ष आ जाता है, चौगुना, दो गुना, इस टाइप के जो शब्द आते हैं वो सारे किस में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब आता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चितता जहां दर्शाई जाती है किसकी, संख्या की, अनिश्चितता दर्शाई जाती है किसकी, संख्या की अनिश्चितता। अब संख्या की अनिश्चितता कैसे दर्शाई जाएगी, तो संख्या की अनिश्चितता दर्शाई जाती, जैसे मैं कहूं यहाँ कल बहुत सारे लोग आए थे, अब बहुत सारे कितने नहीं पता, या ऐसे कहें यहाँ कल सैकड़ों लोग आए थे, ठीक है, सैकड़ों में कितना, सैकड़ा तो कई हो सकता है, सैकड़ा मतलब 100 भी होता है, 200 भी होता है, 500 भी होता है, तो सैकड़ों शब्द जहां आ जाता है, जैसे लाखों, हजारों, सैकड़ों या अनेक, ठीक है, इस टाइप के जो भी शब्द आते हैं आपके, तो वो किस में आते हैं, आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। जैसे कहूं पिछले बार उज्जैन के कुंभ में लाखों श्रद्धालु आए, तो लाखों कौन सा विशेषता है, लाखों में है, एक तो संख्या आती है, और लाखों में निश्चित है कि कितने लाख, नहीं, तो वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर। आगे आता है परिमाणवाचक, परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग होता है, समझना, ठीक है। परिमाण मतलब यहाँ हम नाप तौल की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, नाप तौल की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है, परिणाम रिजल्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या आ जाता है आपका, ये भी दो भागों में बांट दिया जाता है, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। समझना कैसे, निश्चित परिमाणवाचक मतलब क्या, जहां पर मापतौल कैसी हो, निश्चित हो। अब मापतौल में आप क्या लाएंगे, मापतौल में क्या चीजें लाते हो, सब्जियां जब आप लेने जाते हो तो सब्जियां किस में लेते हो, माप के लेते हो। कोई किराने का सामान लेते जाते हो, शक्कर हो गया आपका, ठीक है, गुड़ हो गया, इस टाइप की चीजें जो आपकी आती है वो किस में आती है, मापतौल में आती है। तो नापतौल की सारी चीजें किस चीज से लाते हो आप, दो, कैसे, निश्चित या अनिश्चित। अब कैसे निश्चित अनिश्चित, तो इसे समझ लेना। अगर मैंने आपसे कहा कि कल मैं 5 किलो शक्कर लेके आई, तो 5 किलो शक्कर, ये नापी ना, नाप के लाएंगे, गिन के तो नहीं लाएंगे, मतलब संख्या में नहीं आएगा, किस में आएगा, परिमाण में।
तो जब 5 किलो शक्कर की बात हुई तो किससे, एक तो निश्चित है कितनी शक्कर है, 5 किलो, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने कल थोड़ी सी शक्कर खाई, अब थोड़ी सी जो शक्कर खाई है ये किस में आता है, अब थोड़ी शक्कर खाई ना, तो थोड़ी सी निश्चित है क्या कितनी खाई, क्या मैंने ये बोला 100 ग्राम खाई, 200 ग्राम खाई, 250 ग्राम खाई, नहीं। क्या मैंने ये बोला 5 किलो खाई, 10 किलो खाई, नहीं। तो यहाँ परिमाण कैसा है, अनिश्चित है। कैसा परिमाण है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो नाप तो समझ में आया। अगर हम कहें मैं कल बाजार से 5 किलो आलू लेकर आया, 10 किलो आलू लेकर आया, ठीक है, 50 किलो प्याज लेकर आया, इस टाइप का अगर मैंने बोला मतलब वो क्या है, निश्चित है। अगर मैंने कहा कल मेरे घर बहुत सारे आलू आए हैं, बहुत सारे का मतलब आलू आए हैं, आलू से आप समझते हो कि क्या है, ये एक कोई वस्तु ऐसी चीज है जिसको हम गिनकर नहीं ला सकते। कैसे लाते हैं, हमेशा इस चीज को हम हमेशा कैसे लाते हैं, नाप तोल कर लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अनिश्चित है, बहुत सारे मतलब अनिश्चित। जैसे सुदामा जी कृष्ण जी के यहाँ थोड़े से चावल लेकर आए, थोड़े से चावल मतलब क्या, निश्चित है कितने किलो कितने चावल था वो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो शब्द है वो क्या है, अनिश्चितता को दर्शाता है। तो ये अनिश्चित संख्या, सॉरी परिमाणवाचक, क्लियर है कि नहीं है। परिमाण में मापतौल की बात हो रही है, संख्या में संख्या की बात हो रही है। तो ये 3 क्लियर हुए होंगे। अब आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसी को सार्वनामिक बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संकेत के द्वारा विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब कैसे विशेषता बताना है, जैसे कि एक बस जा रही है सामने से, तो आप कहोगे ये जो बस जा रही है ये राजधानी जा रही है, अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, ठीक है। ये जो बस जा रही है इसकी विशेषता क्या है कि ये राजधानी तक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहीं कॉलेज स्कूल में हैं, आपके यहाँ फंक्शन चलता है, तो आप कुछ छात्राओं का अगर एक ग्रुप जा रहा है तो उस ग्रुप को आप इंडिकेट या आप क्या करेंगे, संकेत देकर कहेंगे ये जो छात्राएं हैं कल अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी, ठीक है। तो आपने विशेषता क्या बताई उनकी कि ये छात्राएं यहाँ नृत्य के लिए आए, नृत्य प्रस्तुत करेंगी, तो ये उनकी विशेषता है। और किसके द्वारा बताया, दूसरे व्यक्ति को संकेत के द्वारा बताया, ठीक है। या आपके यहाँ कोई स्कूल में जैसे कई स्पोर्ट्स चलते रहते हैं, खेल वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप संकेत द्वारा यही बोलते हैं ये जो लड़का है ना ये कल दौड़ा था, बहुत अच्छा दौड़ा था, लेकिन आज ये क्या हो गया, हार गया। तो आपने किसके द्वारा बताया, ये संकेत के द्वारा बताया। आई बात समझ में। तो ये कौन कौन से विशेषण की डेफिनेशन तो आपको सबको पता है, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। भेद कितने होते हैं, याद रखना 4 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एसआई में ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले तो ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी में भी आ जाते हैं, जो संविदा शिक्षा पात्रता परीक्षा उसमें भी आ जाते हैं, है ना। पीएससी में भी याद रखना, हिंदी का पोर्शन जो जीके वाला पोर्शन होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब विशेषण के कितने भेद, 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक है इनके 2 भेद है, बाकी के भेद नहीं है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो पोर्शन है वो आता है विशेषणों की तुलना। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, है ना। विशेषणों की तुलना कैसे करते हैं, तो विशेषणों की जो तुलना होती है वो होती है 3 अवस्थाओं में। इसकी जो विशेषणों की क्या होती है, तुलना, ठीक है, कंपैरिजन जिसे बोलते हैं। इनकी कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं विशेषणों की तुलना की। कौन कौन सी अवस्था होगी, एक होती है मूल अवस्था, ठीक है। एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमा अवस्था। कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, याद रखना, तुलनात्मक रूप से पूछा जाता है। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। कैसे समझना, सबसे पहले आते हैं हम मूल अवस्था पर। मूल अवस्था मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता देना, विशेषता बता देना, क्या हो गया आपका मूल अवस्था। किसी भी एक संज्ञा सर्वनाम लेना और उसकी क्या बता देना, विशेषता। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं, राधा कक्षा की होशियार छात्रा है। ठीक है, राधा संज्ञा है, होशियार क्या है उसकी विशेषता। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, मूल अवस्था। अब आती है उत्तरावस्था। अगली कौन सी अवस्था है, उत्तरा। मूल अवस्था में एक संज्ञा है सर्वनाम और उसकी एक क्या होगी, विशेषता। उत्तरावस्था मतलब यहाँ पर दो चीजें होंगी, दो संज्ञा या दो सर्वनाम होंगे और उन दोनों के बीच क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। जहां तुलना वाली बात आती है वो कौन सी अवस्था, उत्तरावस्था। जैसे राधा सीता से होशियार है। ठीक है, राधा किससे होशियार है, सीता से। यहां हमने किस किस के बीच तुलना की, राधा और सीता कितनी हो गई संज्ञाएं, दो, और क्या है, होशियार। तो यहाँ तुलना का भाव आया, तो ये कौन सी अवस्था है, उत्तरा। ठीक है, जहां तुलना हो। अगली आती है उत्तमा अवस्था। उत्तमा मतलब यहाँ क्या था, एक संज्ञा उसी के बारे में विशेषता बताना, यहाँ दो के बीच क्या करना, तुलना। उत्तमा मतलब होता है सैकड़ों, हजारों, लाखों। ठीक है, विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति होते हैं उनके बीच किसी एक को क्या बता देना, सर्वश्रेष्ठ बता देना। सैकड़ों हजारों के बीच जैसे 10-20 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बताना या किसी एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताना कौन सी अवस्था कहलाती है, उत्तमा। जैसे गीता इस कक्षा की सबसे होशियार लड़की है। सबसे होशियार लड़की है। आई बात समझ में। मूल अवस्था में कोई एक संज्ञा होगी, उसकी एक विशेषता बता देना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, मोहन एक बलवान लड़का है। ठीक है, मोहन बलवान लड़का है, कैसी अवस्था, मूल अवस्था। मोहन सोहन से बलवान है, तुलना कितने के बीच, दो के बीच, मतलब कैसी अवस्था, उत्तरावस्था। लेकिन सोहन सबसे ज्यादा बलवान है, मतलब एक किसी को क्या कह दिया, इन सब में केवल एक ही व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बलवान है, वो कौन है, सोहन। तो कौन सी अवस्था हो गई, उत्तमा अवस्था। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया, विशेषण, विशेषण के भेद बता दिए, इसके अलावा विशेषणों की तुलना बता दी। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, विशेषण। अब पढ़ना है हमें क्रिया। क्रिया होती क्या है, सबसे पहले ये बताइए। सबको पता है क्रिया मतलब किसी कार्य का होना या करना। जब किसी कार्य का किसी शब्द से ये बोध होता है या तो ये कार्य हो रहा है या कोई कर रहा है। जैसे खेतों में फसल पक रही है, अगर मैं कहूँ खेतों में फसल पक रही है, तो यहाँ पर किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर फसल पक रही है। अगर मैं कहूँ मीरा गाना गा रही है, तो यहाँ किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ गाना गाना, फसल पकना, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है, आपके क्रिया है। अब जो क्रिया है वो बनती कैसे है, क्रिया का बनना, क्रिया कैसे बनी। तो क्रिया में एक पोर्शन होता है धातु, और उसके पीछे जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो बराबर बनके क्या हो जाती है, आपकी क्रिया। जैसे अगर हम कहें लिख, पढ़, नच, ये क्या है, आपकी धातु है, और पीछे क्या लगा देते हैं, न क्या है, आपका प्रत्यय जो पीछे लग रहा है। जैसे हमने कहा लिख, लिख क्या है, एक धातु, और प्रत्यय क्या है, न, तो क्या बन जाता है, लिखना। लिखना क्या है, क्रिया। पढ़ एक धातु है और इसके पीछे ना लगा दिया तो क्या हो गया आपका, पढ़ना। ठीक है, तो क्रिया की डेफिनेशन क्लियर हुई। क्रिया कैसे बनी, धातु के साथ जब प्रत्यय लगा दिया जाता है तो क्या बन जाती है, क्रिया। अब आते हैं आपके क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया को हम दो भागों में बांटेंगे भेद के आधार पर। एक कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर, और दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर क्रिया। ठीक है, दो भागों में बांटा क्रिया को, एक कर्म के आधार पर और दूसरे प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सकर्मक
क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक में सा प्लस कर्म और अकर्मक में अ प्लस कर्म। मतलब जहां कर्म के साथ क्रिया होती है वो होता है सकर्मक, और जहां कर्म के बिना क्रिया होती है वो क्या होता है, अकर्मक। जैसे अगर मैंने कहा मोहन रोता है। ठीक है, मोहन क्या है, संज्ञा, नाम है ना, संज्ञा। रोना क्या है, क्रिया। अब यहाँ एक संज्ञा एक क्रिया, क्या यहाँ कर्म है, नहीं है। ठीक है, मैंने कहा बच्चे खेलते हैं। बच्चे क्या है, संज्ञा है, क्रिया खेलना, क्या कर्म है, नहीं है। वहीं अगर कहेंगे मोहन आम के लिए रोता है। किसके लिए, आम। मोहन क्या है, संज्ञा, रोना क्रिया, किसके लिए, आम। आम क्या है यहाँ, कर्म। ठीक है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब यहाँ बच्चे क्या है, संज्ञा, मैदान है कर्म, और खेलना क्या है, क्रिया। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। तो जहां कर्म के साथ क्रिया होती है वो सकर्मक, और जहां कर्म के बिना क्रिया होती है वो अकर्मक। जैसे बतख तैरता है, तो बतख क्या है आपका, संज्ञा, और तैरना क्या है, क्रिया। बतख तालाब में तैरता है, तो अब कर्म कहाँ हो रहा है उसका, तालाब में। ठीक है, तो तालाब क्या है, कर्म। अगर क्वेश्चन आता है बतख तैरता है तो आपका तुरंत ही क्या आ जाएगा, अकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है। लेकिन तालाब में तैरता है तो क्या आ जाएगा, सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म है। सकर्मक अकर्मक, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे आते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है उसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका सामान्य क्रिया। प्रयोग के आधार पर सबसे पहली कौन सी क्रिया है, सामान्य। सामान्य मतलब क्या होता है, जैसे रीना रोई, सामान्य क्रिया। ठीक है, राम हंसा, कैसी क्रिया, सामान्य क्रिया। ठीक है, मोहन जागा। तो इस टाइप की जो क्रिया है एक छोटे से वाक्य में ही 2 या 3 शब्दों में पूरी हो जाती है, वो कैसी क्रिया है आपकी, सामान्य। एक जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये कैसी क्रिया है आपकी, सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया समझ में आया। अगली आती है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त नाम से ही समझ में आया, संयुक्त मतलब, संयुक्त क्या होता है, जब कोई चीज जुड़ती है वो संयुक्त होती है। तो जो 2 क्रियाओं के संयोग से जो क्रिया बनती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। यहाँ 2 क्रियाओं के संयोग से जो क्रिया बनेगी वो क्या हो जाएगी, संयुक्त। जैसे वह पेड़ से कूद पड़ा। ठीक है, ध्यान से समझना, वह पेड़ से कूद पड़ा। ठीक है, अब यहाँ संयुक्त तो समझना 2 क्रिया कैसी है, कूदना और पढ़ना। कूदना और पढ़ना क्या है, संयुक्त 2 क्रियाएं हैं यहाँ साथ में। ठीक है, एक मुख्य क्रिया, एक उसकी सहायक क्रिया होती है। तो कूद पड़ा। ठीक है, या जैसे मैं कहूं आपसे, राम ने अपने मित्र से, राम अपने मित्र के साथ चल पड़ा, ऐसा कहें अगर, राम अपने मित्र के साथ चल पड़ा, तो चलना और पढ़ना। ठीक है, यह कहा द्रौपदी भरी सभा में चिल्ला उठी। द्रौपदी भरी सभा में चिल्ला उठी, चिल्लाना और उठना। ठीक है, इसके अलावा आज मैंने ये पूरी किताब पढ़ ली। पढ़ना और लेना, पढ़ना और लेना। ठीक है, इसके अलावा जैसे आता है
वह खेलती कूदती वहां से आई। खेलना और कूदना, खेलती कूदती वहां से आई। इसके अलावा हो सकता है मैंने उसे यहाँ आते जाते देखा है, आना और जाना। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, संयुक्त क्रिया के होते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो प्रेरणार्थक मतलब जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरे से जब कार्य करवाता है तो इस प्रकार जो क्रिया उपयोग होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसे समझना, इसमें आते हैं आपके जैसे अगर मैं कहूं कि माली ने अपने पुत्र से फूल तोड़वाए, तो क्या माली ने खुद तोड़े, नहीं, उसने किसी और से ये कार्य करवाया, तो वो कौन सी क्रिया होगी आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें आते हैं जैसे उठवाना, खिलवाना, इस टाइप के शब्द आते हैं, ठीक है, तोड़वाना, दिलवाना, इस टाइप के जो खुद ना करके किसी और से करवाएं तो वो क्या कहलाते हैं आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और से क्रिया करवाता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, अगली आती है नाम धातु क्रिया। कौन सी आती है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं उनको ही क्रिया में परिवर्तित कर देना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को किसमें परिवर्तित कर देना, क्रिया में परिवर्तित कर देना, क्या कहलाती है, नाम धातु। यहाँ ध्यान से देखिए आप, क्या होती है आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे हमने कहा हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा, तो इससे हमें क्रिया बनाना है हाथ से, तो क्या आ जाएगा, हथियाना। हथियाना एक क्रिया होती है, ठीक है। बात, बात भी एक संज्ञा है, बतियाना। फिल्म, फिल्माना, इस टाइप के बहुत सारे शब्द हो जाते हैं आपके। तो संज्ञा से क्या बन गई है, क्रिया। अब आता है जैसे आपका सर्वनाम, एक शब्द है अपना, सर्वनाम का एक शब्द क्या है, अपना, तो इसकी क्रिया क्या होगी, अपनाना। क्रिया क्या हो जाएगी, अपनाना। अगर हम बात करें विशेषण की तो जैसे होता है गरम, क्या होता है, गरम, गरमाना, क्या हो जाता है, गरमाना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी होती है जो क्रियाएं बनती हैं। या होता है आपका चमक, चमकाना, चिकना, चिकनाना आ जाता है। या आपका हाँ एक पागल होता है, विशेषण पागल है, पागल मतलब पगलाना, उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, वो क्या क्रिया करेगा, पगलाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, नाम धातु क्रिया। इसके अलावा अगली क्रिया आती है पूर्वकालिक, ठीक है। इसके अलावा एक और क्रिया है जो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्वकालिक मतलब एक क्रिया के पहले जो क्रिया हो जाती है, एक क्रिया होनी है उसके पहले एक और क्रिया हो जाती है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाएगी, जैसे हमने कहा राम भोजन कर कर सो गया, राम ने भोजन किया और फिर क्या हुआ, सो गया। तो भोजन करना और फिर सोना, ठीक है। पूर्वकालिक कौन सी क्रिया है इसमें, मैंने कहा राम भोजन करके सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, तो सोना उसकी कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और पूर्व मतलब सोने के पहले जो उसने किया वो क्या किया, भोजन, तो वो कौन सी क्रिया हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। अगर मैंने कहा मैं नहाकर मंदिर गई, तो मंदिर जाना मुख्य क्रिया है और पूर्वकालिक क्या है उसकी, नहाना क्या है, पूर्वकालिक। तैयार होकर बाजार, तो तैयार होना या बाजार जाना कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। तैयार होना पूर्वकालिक क्रिया है। तो किसी कार्य के करने के पहले जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, अन्य क्रियाएं भी होती है, याद रखना कई बार पूछ ली जाती है, उसे समझ लो आप। द्विकर्मक क्रिया, तो द्विकर्मक क्रिया क्या है, जहां दो कर्म हो, ऐसी क्रिया
जहां पर कितने कर्म हो, दो कर्म हो, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दो कर्म कैसे? जैसे शबरी ने राम को बेर दिए, अगर हम कहें शबरी ने राम को बेर दिए या खिलाए, ठीक है। तो यहाँ शबरी आपकी क्रिया की बात कर रहे हैं, द्विकर्म कैसे, दो कर्म कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो देना क्रिया होता है, शबरी संज्ञा है, इसके कर्म क्या है? तो शबरी संज्ञा है, देना क्या है? आपकी क्रिया है। कितने कर्म? दो। कौन कौन से? एक तो राम को और क्या दिए? बेर। तो ये दोनों क्या है आपके कर्म। यहाँ कितने कर्म है? दो। तो इस टाइप के जो आते हैं वो क्या है आपके? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। या शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें क्या है? शिक्षक क्या है? कर्ता है, और जो पढ़ाना है वो क्या है? क्रिया है। कर्म क्या है? दो, एक छात्र और दूसरी हिंदी, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है आपके? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो कोई भी अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बारी किसकी आती है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन चौगुना, नया, तीन, कुछ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपसे ये आंसर बन जाएगा। चलिए, तो अब क्या करना है आपको? आंसर देना है कमेंट करके। और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। और अगर हो सके, अच्छा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि किसी को बताना है, सिखाना है हमें अपनों को, तो आप ये शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।